विजय की समझ में नहीं आ रहा था कि जया ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इतना बड़ा धोखा, इतनी गलत सोच, इतना बड़ा विश्वासघात कोई कैसे कर सकता है? क्या दुनिया से इंसानियत और विश्वास जैसी चीजें बिल्कुल उठ चुकी हैं? वह जितना सोचता उतना ही उलझ कर रह जाता। जया से विजय की मुलाकात लगभग 2 वर्ष पूर्व हुई थी, एक व्यावसायिक सेमिनार में, जो कि स्थानीय व्यापार संघ द्वारा बुलाया गया था। जया अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जबकि विजय खुद की कंपनी का, जिसका वह मालिक था और जिसे वह 5 वर्षों से चला रहा था। विजय की कंपनी यद्यपि छोटी थी, लेकिन अपने परिश्रम से उसने थोड़े समय में ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया था और स्थानीय व्यापारी समुदाय में उसकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। जबकि जया एक प्रतिष्ठित कंपनी में सहायक मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर थी। जया का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि विजय उसके प्रति आकर्षित होता चला गया। उसके बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। इसे संयोग ही कहा जाए कि अभी तक दोनों अविवाहित थे और उनके जीवन में किसी और का पदार्पण नहीं हुआ था। जया के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और उसके बाद उसकी मां ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था और ऐसे संस्कार दिए जिनसे बचपन से ही अपनी पढ़ाई के अतिरिक्त किसी अन्य चीज की ओर उसका ध्यान नहीं गया। उसने देश के एक बड़े संस्थान से मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की और उसके बाद एक अच्छी कंपनी में उसे जॉब मिल गई। जया अपने परिश्रम, लगन और योग्यता के द्वारा वह उसी कंपनी में सहायक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थी। बढ़ती उम्र के साथ जया की मां को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी, परंतु जया ने इस दिशा में ज्यादा नहीं सोचा था, या यूं कहें कि कार्य की व्यस्तता में ज्यादा सोचने का अवसर ही नहीं मिला। अपने कार्य में इतना मशगूल थी कि उसने कभी इस बात की चिंता नहीं की और शायद यही उसकी सफलता का राज भी था। ऐसा नहीं था कि किसी ने उससे मिलने या निकट आने की कोशिश नहीं की हो, लेकिन जया ने किसी को भी एक सीमा से आगे नहीं बढ़ने दिया। वह एक आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। उससे जो भी मिलता उसके निकट आने का प्रयास करता, परंतु जया हमेशा एक दूरी बनाकर रखती। दूसरी ओर विजय एक अच्छे और संपन्न परिवार से संबंध रखता था। उसके पिता एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे। एक एक्सीडेंट में उसने अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। एक छोटी बहन है जो अभी कॉलेज में पढ़ रही है। विजय एक हंसमुख स्वभाव का, लेकिन गंभीर युवक था। पिता के देहांत के बाद उसने खुद की अपनी कंपनी बनाई, जिसका वह खुद सर्वस्वा था। कई लड़कियों ने उससे निकटता स्थापित करने की कोशिश की, परंतु वह अपनी कंपनी के काम में इतना व्यस्त रहता था कि किसी को अवसर ही नहीं मिला। कोई दोस्त या रिश्तेदार उससे शादी की बात करना भी चाहता, तो उसका छोटा सा उत्तर होता कि पहले बहन रमा की शादी, फिर अपने बारे में सोचूंगा। विजय और जया पहली मुलाकात के बाद अक्सर मिलने लगे थे और उन्हें अंदर ही अंदर यह एहसास होने लगा था कि वे एक दूसरे की दोस्ती को शादी के बंधन में बदल देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। दोनों प्रायः एक ही रेस्टोरेंट में नियत समय पर मिलते थे। लगभग 1 वर्ष पूर्व की बात है। एक दिन जब जया मिलने आई, तो वह कुछ परेशान सी लग रही थी। दोनों की निकटता कुछ ऐसी थी कि विजय को समझते देर नहीं लगी।
उसने जानने का प्रयास किया, लेकिन जया ने कुछ बताया नहीं। विजय से जया की उदासी देखी नहीं जा रही थी। बहुत दबाव देने पर जया ने बताया कि वह नई कंपनी खोलने की सोच रही थी। कुछ रुपए उसके पास थे और लगभग 20 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। जया ने बताया कि उसने बैंक से लोन लेने का प्रयास किया, परंतु बिना सिक्योरिटी के बैंक ने लोन देने से मना कर दिया था। विजय ने उसकी परेशानी जानकर यह सलाह दी कि जो रुपए कम पड़ रहे हैं उन्हें वह विजय से ले ले, परंतु जया तैयार नहीं हो रही थी। विजय के बहुत समझाने और जोर देने पर कि वह उधार समझकर ले ले और बाद में ब्याज सहित लौटा दे, इस बात पर जया मान गई और विजय ने उसे 20 लाख रुपए दे दिए। वास्तविक परेशानी तो रुपए लेने के बाद शुरू हुई। रुपए लेने के बाद जया अपनी कंपनी के काम में लग गई। दोनों का मिलना जुलना भी थोड़ा कम हो गया। कई दिन बाद भी जब जया मिलने नहीं आई तो विजय ने उसे फोन लगाया, परंतु उसका मोबाइल बंद था। विजय ने सोचा शायद वह अपने काम में ज्यादा व्यस्त होगी, क्योंकि नई कंपनी खोलना और उसे चलाना आसान काम नहीं था। विजय को इस चीज का अनुभव था। उसने 2-3 दिन बाद पुनः जया को फोन करने का प्रयास किया, परंतु उसका फोन बंद ही मिला। उसने जया की कंपनी में संपर्क किया तो पता चला कि वह कंपनी से त्यागपत्र देकर वहां से जा चुकी है। कहाँ गई ये किसी को नहीं पता। विजय जब जया के घर गया तो पड़ोसियों ने बताया कि वह किसी और शहर में चली गई है, लेकिन कहाँ किसी को नहीं मालूम था। किराए का मकान था, अतः किसी ने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। विजय बहुत दुखी था। उसे रुपयों की उतनी चिंता नहीं थी जितनी जया की। उसे जया से इस व्यवहार की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जितना भी वह जया के विषय में सोचता उतना ही बेचैन और दुखी हो जाता। दिन बीतते रहे और उसकी बेचैनी बढ़ती गई। इसी बेचैनी में वह शराब भी पीने लगा था। व्यापार अलग से खराब हो रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह जया को कहाँ ढूंढे। लेकिन विजय का व्यक्तित्व इतना कमजोर भी नहीं था कि वह टूट जाए। उसने फिर से अपने व्यवसाय पर ध्यान देना शुरू किया और उसे पुनः वापस पटरी पर ले आया, परंतु शराब की लत उसे पड़ चुकी थी और वह रोज शाम को उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता। जया को भूलना उसके लिए मुश्किल था। वह रोज शाम को शराब पीता और घर जाता। उसकी छोटी बहन रमा उससे पूछती, परंतु वह कोई उचित जवाब नहीं दे पाता। रमा भी कई बार जया से मिल चुकी थी, बल्कि उसने तो जया को मन ही मन अपनी होने वाली भाभी के रूप में स्वीकार भी कर लिया था। रमा को जया स्वभाव से अच्छी लगी थी। उसे भी जया से ऐसे व्यवहार की कतई उम्मीद नहीं थी। उसने कई बार भाई को समझाने की कोशिश भी की। उसने कहा भी कि जया की जरूर कोई मजबूरी होगी, किंतु विजय पर कोई असर नहीं पड़ा। इस बात को लगभग 1 वर्ष हो चुका था, परंतु विजय की दिनचर्या नहीं बदली। वह अभी भी रोज शाम को उस रेस्टोरेंट में जरूर जाता, जैसे उसे लगता कि आज जया कहीं से वहां आ जाएगी। एक दिन वह जब अंदर बैठकर रोज की भांति कुछ खा पी रहा था, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि जया उस रेस्टोरेंट के द्वार पर खड़ी हो। वह तुरंत उठा और बाहर निकला। उसने इधर उधर देखा, परंतु जया उसे कहीं नहीं दिखी। परेशान होकर वापस लौटा और बाहर खड़े गार्ड से पूछा, क्या कोई मैडम यहाँ आई थी?
गार्ड ने बताया। एक मैडम टैक्सी रुकवाकर अंदर आई और फिर तुरंत बाहर निकलकर उसी टैक्सी से चली गई। विजय सोच में पड़ गया कि अगर वह जया थी तो क्या करने आई थी और क्यों उससे बिना मिले, बिना कुछ कहे चली गई। गार्ड ने ये भी बताया था कि मैडम उसके बारे में पूछ रही थी कि क्या साहब रोज शाम को यहाँ आते हैं। गार्ड की बात सुनकर विजय ने अनुमान लगा लिया था कि वह निश्चित रूप से जया ही थी। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि जया वहाँ क्या करने आई थी। शायद ये देखने आई थी कि मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। उसका मन कड़वाहट से भर गया। उसके मुंह से निकला कि विश्वासघाती, धोखेबाज। ये सामान्य मानव स्वभाव है कि जब वह किसी के बारे में जैसा सोचता है, उसके संबंध में वैसी ही धारणा भी बन जाती है। यही सब सोचते हुए वह घर पहुंच गया। प्राय वह बाहर से शराब पीकर ही घर लौटता था। रमा उसे खाना देकर चुपचाप अपने रूम में चली जाती थी। मगर आज रमा ने विजय को कुछ अधिक ही परेशान देखकर पूछा, क्या बात है भैया? आप इतने परेशान क्यों हो? न चाहते हुए भी विजय ने गुस्से में जया को बुरा भला कहते हुए सारी बात रमा को बता दी। उसकी बात और गुस्से को देखकर रमा सिर्फ इतना ही बोली, भैया, जया भाभी ऐसी नहीं है। जरूर कोई मजबूरी होगी। मत कहो उसे भाभी, उसके लिए मेरे मन में कोई जगह नहीं है। विजय गुस्से से बोला। फिर कुछ सोचकर उसने जया को फोन लगाया। उसका मोबाइल आज बंद नहीं था, परंतु जया ने फोन उठाया नहीं। विजय ने कई बार किया, परंतु उसने फोन उठाया नहीं। विजय गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन पुनः अपनी रोज की तरह वह फिर उसी रेस्टोरेंट में जाने को तैयार था। आज तो वह अपने ऑफिस भी नहीं गया था। जब वह घर से निकलने लगा तो रमा भी साथ चलने की जिद करने लगी, परंतु उसने मना कर दिया। भला वह उसके सामने कैसे शराब पी सकता था? पता नहीं रोज शाम को उसके कदम स्वत ही उस रेस्टोरेंट की ओर उठ जाते और वह यंत्र चालित सा वहां पहुंच जाता। रेस्टोरेंट पहुंचकर वह अपनी निर्धारित टेबल पर पहुंचा ही कि सुखद आश्चर्य से भर उठा, क्योंकि वहां पहले से ही सामने वाली कुर्सी पर जया विराजमान थी। खुशी, दुख, अवसाद, घृणा और आश्चर्य जैसी भावनाएं जब एक साथ किसी मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती हैं, तो सहसा वह कुछ भी नहीं बोल पाता। बस वह जया को एकटक घूरे जा रहा था। उसने महसूस किया कि जया पहले से थोड़ी कमजोर हो गई है, परंतु उसकी सुंदरता, चेहरे के आकर्षण और व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं आई थी। जया ने ही पहल की, कैसे हो विजय? विजय कुछ नहीं बोल पाया। इस बीच वेटर रोज की तरह विजय का खाने पीने का सामान लाकर रख गया था, जिसे देखकर जया बोली, सुनो, इसे हटाओ और 2 कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। और सुनो, आज से ये सब बंद। वेटर चुपचाप सब उठा कर ले गया। विजय अभी भी भरी भरी आंखों से जया को घूरे जा रहा था। जया ही फिर बोली, कुछ तो बोलो विजय, कैसे हो? विजय अब भी चुप ही था। अच्छा, पहले यह अपनी अमानत वापस ले लो। पूरे 20 लाख ही हैं। और एक बैग विजय की ओर बढ़ा दिया। रुपए किसने मांग थे? विजय भर्राए गले से बोला, तुम इतने दिन कहाँ थी, कैसे थी? वह इतना ही बोल पाया। विजय, जया एक गहरी सांस भरकर बोली। उसके चेहरे पर दर्द की वेदना साफ दिखाई पड़ रही थी। सुनो विजय, मैं तुम्हारी अपराधी अवश्य हूँ।
परंतु मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ थी, क्यों थी। जया थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर बोलना शुरू किया। वास्तव में मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन तुमसे रुपए लेने के बाद मैं इस स्थिति में नहीं थी कि तुमसे कुछ कहूँ। तुमसे पैसे लेने के बाद मैंने अपनी कंपनी का काम शुरू किया। काम अभी प्रारंभिक अवस्था में ही था कि अचानक माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैं कंपनी का काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। अंत में मुझे कंपनी का काम बीच में ही छोड़ना पड़ा। माँ के इलाज में तुमसे लिए रुपए और मेरे खुद के रुपए खर्च हो गए। काफी रुपए नई कंपनी के प्रयास में पहले ही खर्च हो चुके थे। परंतु खुशी सिर्फ इस बात की है कि मैंने माँ को बचा लिया। विजय बोला, तुम इतनी परेशान थी तो तुमने मुझे क्यों याद नहीं किया? क्या तुम मुझे अपना नहीं समझती हो या तुम्हें मेरी याद ही नहीं आई? माँ जी तो अब ठीक है ना? जया बोली, हाँ अब ठीक हैं। और रही तुम्हारी याद आने की बात, तो याद नहीं आती तो मैं आज यहाँ क्यों होती? रुपए खत्म हो रहे थे, परंतु जिंदगी तो चलानी ही थी। मैंने यहाँ से दूर दूसरे बड़े शहर में नौकरी के लिए आवेदन किया। मेरे पुराने रिकॉर्ड को देखकर मुझे नई कंपनी में सहायक डायरेक्टर की जॉब मिल गई। लगभग 1 वर्ष के कठिन परिश्रम के द्वारा ये रुपए एकत्र करने के बाद मैं तुमसे मिलने का साहस जुटा पाई हूँ। इनके बिना मेरा जमीर तुमसे मिलने की इजाजत नहीं दे रहा था। जया, तुमने इतना कुछ अकेले क्यों सहा? क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं था, या तुम मुझे अपना ही नहीं समझती हो? विजय का गला भर गया था और उसने जया का हाथ थाम लिया था। जया की आंखें भी भर आई थीं। बोली, अपना न समझती तो यहाँ होती। तभी विजय बोला, अच्छा बताओ माँ जी कहाँ हैं? मैं यहीं एक होटल में माँ जी के साथ रुकी हूँ। जया ने जवाब दिया, थोड़ी कमजोर हैं, लेकिन अब स्वस्थ हैं। बताओ, घर होते हुए भी माँ जी को होटल में रखा है। बताओ, ये कहाँ का अपनापन है? विजय उलाहना भरे स्वर में बोला, कुछ सोचकर मैंने तुम्हें नहीं बताया। मन में बहुत सारी उलझनें थीं। जया मुस्कुरा कर बोली, क्या उलझनें थीं? शायद तुम सोच रही थी कि अगर मैंने शादी कर ली होगी तो। अगर तुम नहीं मिलती तो मैंने सोच लिया था कि मैं शादी ही नहीं करूँगा, विजय बोला। मुझे माफ कर दो विजय, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट पहुँचाया है, कहकर जया ने विजय के कंधे पर अपना सिर रख दिया। विजय ने धीरे से उसका सिर सहलाया, दोनों की आंखें भर आई थीं। कुछ देर मूर्तिवत खड़े रहे। फिर अचानक विजय ने जया को अलग किया। अरे, ये तो बताओ कि मेरी अमानत तो वापस ले आई हो, परंतु उसका ब्याज कौन देगा? अरे भैया, ब्याज में तो भाभी खुद आ गई हैं। अचानक रमा की आवाज सुनकर दोनों चौंक पड़े। पता नहीं कब वह भी वहां आ गई थी। दोनों एक दूसरे से बातचीत में इस कदर खोए हुए थे कि उनका ध्यान उधर गया ही नहीं। जया ने आगे बढ़कर रमा को गले लगा लिया। अच्छा जया, बहुत हुआ, अब तुम अपने घर चलो। अब तुम्हें नौकरी के लिए कहीं नहीं जाना। पहले हम लोग होटल चलेंगे, माँ जी को साथ लाएंगे, फिर घर तुम्हारा, कंपनी तुम्हारी और ये परिवार हमारा, विजय बोला। विजय की बात सुनकर तीनों हंस पड़े और फिर रमा की खुशियों से परिपूर्ण आवाज गूंज उठी। आज से विजय भैया और जया भाभी अलग नहीं रहेंगे। अब दोनों साथ साथ विजया बनकर रहेंगे, क्यों भाभी है ना?
रमा की बात पर तीनों हंस पड़े।